नमस्कार। अ, मेरा आज का विषय फास्ट अर्निंग ऑफ मनी पे, जैसा निरंजन जी ने कहा कि कैसे हम इसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा। आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा जी, है। देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसा क्या चीज़ है। तो मनी एक मीडियम है जिससे हम चीज़ें आपस में एक दूसरे से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसको बनाने का पर्पज़ यही था कि हम चीज़ें एक दूसरे से खरीदें या बेच सकें। तो जिस पर्पस के लिए बनाया गया, अगर उस पर्पस को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उसका मनी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने उसे उठा के किसी लॉकर में रख दिया तो उसका कोई पर्पस नहीं है। चार पांच घर खरीद के रख दिए जहां पे आपको रहना ही नहीं है, किसी को नहीं रहना है, तो उसका भी कोई पर्पस मीट नहीं हो रहा है। क्योंकि मनी एक दूसरे के हाथों में जब तक जाएगा तभी उसकी वैल्यू बनती है। अगर एक दूसरे के हाथों में नहीं जा रहा है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि लोगों की जॉब्स गई, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा, लोगों के हाथ से पैसा नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन गया, जैसा कि हमने देखा। डीमोनेटाइजेशन में भी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि पैसे की हर जगह शॉर्टेज हो गई थी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसा बहुत तेजी से एक दूसरे के हाथों में घूमता रहे, उतने ही पैसे की सबसे ज्यादा उतने पैसे की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। और जितने जल्दी जल्दी लोगों के पास पैसा आते जाएगा, वैसे ही परचेजिंग पावर उन लोगों की बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा इस संदर्भ में देखते हैं कि इस में जो एक रोड ब्लॉक आ रहा है, इसमें ग्लोबलाइजेशन जो मेरी समझ में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो रहा है कि फास्ट रोलिंग ऑफ मनी में बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। ये ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है, ये आप देखेंगे कि ये हमारा इंपोर्ट का है और रेड वाला है एक्सपोर्ट का। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक्सपोर्ट से। अब जैसे क्या हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था। क्या करते थे वो? रॉ मटेरियल्स जो थे वो हमसे ले लेते थे और अपनी फैक्ट्रीज में बना के फिर हमें महंगे दामों में बेचते थे। तो हमेशा फिनिश गुड्स का दाम तो ज़्यादा मिलेगा रॉ मटेरियल्स की कंपैरिजन में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि फिनिश गुड्स हमें बनाना है। और इंडिया बहुत चीज़ें रॉ एक्सपोर्ट करता रहता है। आप देख लीजिए, रॉ आयरन एक्सपोर्ट करता है, बहुत चीज़ें रॉ एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा हम अपने पैरों पे एक तरह से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वापस गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है तो वापस से हमारा पैसा दूसरे देशों में जा रहा है, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ था। और हम वापस उन्हीं जंजालों में फंसते जा रहे हैं। हम एफडीआई को बुला रहे हैं, हमारे देश में आइए पैसा इन्वेस्ट करिए, और धीरे धीरे पैसा लीक करते करते हमारे कंट्री से दूसरे देशों में वापस जाने लग जाएगा और फिर वो हमें अपने पॉलिसी से डिक्टेट करेंगे। अब जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो सेंट्रलाइजेशन का है। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे चाइना है, उसके पास इतना बल्क में उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि सारी कंट्रीज उसके पास से जाके ले रही हैं। तो सब जगह से कच्चा माल जाता है, जिससे सिटीज में होता है कि कच्चा माल गया आपका सिटीज में, बना, फिर सिटीज से बन के वापस गाँव में आता है, टाउन्स में आता है, वहां पे लोग खरीदते हैं। ठीक है। तो कितना कॉस्टिंग आपकी लगती है? एक बार एक तरफ की ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी तरफ की ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, सारी कॉस्टिंग लगती है। फिर सिटीज में लेबर कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा होती है। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है, एक जगह पे बड़ी फैक्ट्री लगा ली तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, और हर जगह से रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो रहे हैं। और इसके कारण आपने कितने न्यूज तो देखे ही होंगे कि कितने फार्मर्स लेबर्स हमारे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोकलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि अ, जो हम नॉर्मल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ पुश करें। आप देख लीजिए यूएस चाइना का ट्रेड वॉर। ठीक है, यूएस चाहता है कि हम चाइना से इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करें, हम अपनी चीजें ज्यादा बनाएं। फिर आप ब्रेग्जिट का केस ले लीजिए, ब्रिटेन वाले चाह रहे हैं हमारे लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। H1 वीजा का केस ले लीजिए, ट्रम्प बोल रहे हैं कि यूएस वालों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, बाकी जो बाहर H1 वीजाज वाले हैं उनको निकालो। तो हर कोई लोकलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन ये जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे। इनका सब कुछ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर इनका सब कुछ रॉ मटेरियल छीनने के लिए। तो अब देखिए लोकलाइजेशन कैसे होना चाहिए। तो जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो कैसे आत्मनिर्भर मतलब कैसे बनना है, क्या चीज होना है? जैसे अब यूनिवर्स का पैटर्न देखते हैं।
इसमें क्या होता है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी एक बहुत बड़े डार्क मैटर के जो उसका एक न्यूक्लियस है उसके अराउंड रोटेट करती है। ठीक है, बहुत बड़ा गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है। उसी तरीके से उसके अंदर में सोलर सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो सोलर सिस्टम्स भी एक स्टार के अराउंड रोटेट करते हैं, तो वो भी एक न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी एक न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो पैटर्न यूनिवर्स ने बनाया है वो एकदम लोएस्ट लेवल तक बनाया है। तो हमें भी जो अपनी इकोनॉमिक्स डिजाइन करनी चाहिए वो भी बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक डिजाइन करनी चाहिए, बजाय कि जो हम सेंट्रलाइजेशन के पैटर्न में चल रहे हैं और जो हमारा ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म इतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है, तो इस डिसेंट्रलाइजेशन को हमें लोएस्ट लेवल तक लेके जाना है। तो अब ये लोकलाइजेशन कैसे करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब नेचर ने जो है हमें सफिशिएंट रिसोर्सेज दिए हैं हर जगह, अगर हम उनको प्रॉपरली यूज करें। तो प्रॉपरली यूज करने का मतलब क्या है, जैसे कहीं पे बारिश नहीं हो रही तो वहां पे हमें रेन अट्रैक्टिंग प्लांट्स लगाने हैं। कहीं पे बाढ़ ज्यादा आती है तो वहां पे हमें फॉरेस्टेशन ज्यादा करना है कि वो पानियों को ज्यादा से ज्यादा को सोख सके और आगे की तरफ ज्यादा फ्लड नहीं जाने दे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। फिर उसके बाद क्या है कि सेंट्रलाइजेशन से आपने देखा कि इंडिया से पैसा चाइना जाता है, फिर वहां से हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, तो पैसा बहुत दूर दूर जा रहा है। तो हमें, जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल मैंने लिया था एक एटम का, तो एक स्मॉलर लूप चाहिए पैसा रोटेट करने के लिए। तो ये स्मॉलर लूप कैसे बनाना है कि ब्लॉक लेवल हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे ब्लॉक होता है 30 विलेजेस का या 1 लाख लोगों के करीब का एक ब्लॉक होता है, और इसी तरह से कई ब्लॉक्स मिला के आपको एक सोशो इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं। सोशो इकोनॉमिक जोन्स वो होंगे जो आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने की पोटेंशियल रखते हैं, भले ही वो सेल्फ सफिशिएंट अभी नहीं दिखाई दे रहे हो एज जिस तरह से हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट अगर हम प्रॉपरली रिसोर्सेज यूज करने लगे या कम्युनिटी लिविंग शुरू कर दें तो हम उनका मैक्सिमम बेनिफिट यूज करके हम अपनी सारे मैक्सिमम अपनी नीड्स को पूरा किया कर सकते हैं। और ये सोशो इकोनॉमिक जोन्स बनाने का एक और पैरामीटर होगा कि जिनकी कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे जो जहाँ पे बाढ़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो एक जैसा पहाड़ी रीजन है उनकी एक अलग तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो जहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है उनकी एक अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह के कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, और कुछ हो गए कि कॉमन सोशल बॉन्डिंग के पैरामीटर्स हो गए। जैसे बंगाली नाम पे बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, भोजपुरी नाम पे बहुत बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के बॉन्डिंग फैक्टर्स लेके हमें ये सोशो इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई किया है श्री प्रभात रंजन सरकार ने। तो इस तरह से 44 सोशो इकोनॉमिक जोन्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और उनका कहना है कि ये अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना शुरू करें तो इन रिसोर्सेज से हम काफी कुछ सेल्फ सफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट होगा लोएस्ट लेवल तक पहुंचेगा, ना कि सिर्फ कुछ सिटीज के अराउंड में रहेगा। सब लोग अपने गांव वालों के साथ में रहेंगे, किसी को छोड़ छोड़ के दूर जाके रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात तो करी, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं कुछ बातें रखता हूँ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, ऑल रिसोर्सेज इन सोशियो इकोनॉमिक यूनिट शुड बी कंट्रोल्ड बाय लोकल पीपल। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, अब नेचर ने सबको रिसोर्सेज दिए हैं, तो उस पर सबसे पहले लोकल लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। होता क्या, अगर बाहर वाले लोग पॉलिसी बनाएंगे, आज के दिन में आप जैसे भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवा देते हैं, लेबर लॉज में चेंजेस करा दिए या किसी भी लॉज में वो अपने लिए चेंज करा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, वहाँ पे क्रशर से स्टोन चिप्स बनता है। अब जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, वो भाई सीएम के साथ में सांठ-गांठ करेगा और बोलेगा कि भैया मुझे इतने इतने टन तोड़ने का हर दिन का मशीन प्लांट लगा रहा हूँ, मेरे रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर लोकल लोग होंगे, वो सोचेंगे नहीं, हमें एक दिन में 5 टन से ज़्यादा नहीं तोड़ना है, वरना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पहाड़ हमारे लिए, यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, ये हमारे लिए बहुत पानी रोकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहाड़। ठीक है, तो जो लोकल लोग हैं वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे कैसे बढ़ें। और ये सेंटर से मतलब कि जो बाहर वाले लोग अपने हिसाब से पॉलिसीज बना लेंगे, जिससे कॉर्पोरेट खेती आजकल आ गई है, तो जमीन को 3 साल में बंजर बना के छोड़ देते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक किसान रहेगा तो अपने हिसाब से जमीन को चलाएगा कि भाई मुझे आगे भी मेरे काम चलता रहे। तो ये सब है कि अपने रिसोर्सेज पे लोकल लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि बाहर लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। और बाहरी लोगों का कंट्रोल होगा तो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना के पैसा बाहर ले जाएंगे, और फिर फास्ट रोलिंग ऑफ मनी नहीं हो पाएगी। पैसा दूर जाएगा, जिससे चाइना जाता है, जिससे बड़े बड़े सिटीज में चला जाता है, गाँव तक कुछ नहीं पहुंचता है।
फिर सेकंड प्रिंसिपल है प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर प्रिंसिपल, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर काम क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉफिट तो करना है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही करो जितना कंजम्पशन हो। आज के दिन में हम रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में आप देख लीजिए कितनी इन्वेंट्री खड़ी है, बट उसके एंड बायर्स ही नहीं है, एंड कंज्यूमर्स ही नहीं है। तो क्या हुआ? पैसा आपका वहां पे जाके अटक गया, कोई इसको यूज ही नहीं कर रहा है, तो मनी की रोलिंग तो ब्लॉक हो गई, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन इतना ही करिए जितना कंजम्पशन हो। आज के दिन में गवर्नमेंट बोल रही है आप लोन लीजिए अपनी फैक्ट्री सेटअप करिए, आप लोन लीजिए फैक्ट्री सेटअप करिए। भाई पहले कंजम्पशन तो पता रहे, आप एक डेटा निकालिए कि हर जगह किस चीज का कितना कितना कंजम्पशन होता है, क्या अच्छी क्वालिटी का कितना कंजम्पशन है एक जोन में, कितना बुरी क्वालिटी का कंजम्पशन है। उसके हिसाब से लोग अपना पैटर्न बनाएंगे कि भाई इतने इतने क्वालिटी का मैं ये चीजें बना सकता हूँ, यहाँ पे इतना कंजम्पशन है, ठीक है। उसके हिसाब से लोग अपना प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। नहीं तो फिर यही होगा कि अच्छा इसमें प्रोडक्शन प्रॉफिट हो रहा है, चलो कर देते हैं, इसी में हाथ डाल देते हैं, इसी में हाथ डाल देते हैं। सब लोग एक ही चीजों में हाथ डालने लगेंगे, फिर वो कूड़े के दाम में बिकने लगता है, फिर लोगों का प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा, या फिर पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो फास्ट रोलिंग ऑफ मनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन। तीसरा प्रिंसिपल है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मैनेज थ्रू कॉपरेटिव्स। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि आज के दिन में कॉपरेटिव्स होने से एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी आ जाती है। जैसे फार्मर्स है, अब हर कोई अपना अपना ट्रैक्टर खरीदता है, या हर कोई अपने अपने टूल्स खरीदता रहता है, बट अगर वो कॉपरेटिव्स बना ले तो उनके लिए इनपुट कॉस्ट कई चीज़ों की कम हो जाएगी। अगर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बन जाए तो फार्मर्स ने कॉटन उगाया, उसने जाके आगे टेक्सटाइल वाले को दे दिया। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बन गए, उनको उन्होंने अपना मंथली बजट बता दिया, भैया हमारे महीने में एक फैमिली में 2 तेल लगता है, 5 साबुन लगते हैं, 2 डिटर्जेंट लगते हैं, इस तरह से सबने अपना बजट बता दिया। तो उसके हिसाब से कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होगा। तो इतनी जगह लोडिंग अनलोडिंग के जो चार्जेस होते हैं, जो बीच में इतने सारे आड़त लोग होते हैं जो लोग आपका मार्जिन खाते हैं, वो सब भी आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉपरेटिव्स होने से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा और ज़्यादा लोगों में प्रॉफिट होगा। आज के दिन में ऑटोमेशन के चक्कर में बहुत जॉब जा रहे हैं, लेकिन कॉपरेटिव्स होने से इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा। कॉपरेटिव्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और मैं इस पे अभी ज़्यादा टच नहीं करना चाहता हूँ। तो एक एग्जाम्पल पे अगर हम देखें कि जैसे की इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना कि जो गवर्नमेंट होगी, जैसे फ्यूल हो गया या आयरन हो गया, जो बिल्कुल कोर कंपोनेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। फिर ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं वो कॉपरेटिव्स हैं। तो कॉपरेटिव्स के थ्रू मतलब की इंडस्ट्रीज से इनपुट्स कॉपरेटिव्स जाएगा, कॉपरेटिव्स मेजर चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जिनका बल्क डिमांड होता है, जैसे तेल साबुन और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो कॉपरेटिव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज वो हो जाएंगी जिनमें चीज़ें फिजिबल नहीं हो कॉपरेटिव्स के लिए, क्योंकि कॉपरेटिव्स में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनके लिए कॉपरेटिव्स की ज़रूरत नहीं, तो वो कॉपरेटिव्स के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं अपना इनपुट लेने के लिए। तो इससे ऐसा नहीं है कि सारे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स को हम हटा देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, की इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट के अंडर भी रहेगी, लेकिन कॉपरेटिव्स का मेजर रोल रहेगा। चौथा प्रिंसिपल कहता है कि लोकल पीपल मस्ट बी एम्प्लॉयड इन लोकल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपके एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो लोकल ही हैं, तो जो आपको पैसा देंगे खर्च करेंगे आपकी जोन में, वो लोकल लोग ही करेंगे। अगर आप बाहर के लोगों को बुला के एम्प्लॉयमेंट दे दोगे तो पैसा वो अपनी जोन में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जोन में पैसा खर्चा नहीं होगा, तो एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जल्दी से जल्दी नहीं जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें यही देनी है कि लोकल लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दें। हमने लेबर माइग्रेशन भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सही से सॉल्यूशन नहीं किया गया एज पर द रिसोर्सेज, जो हमारे लेबर रिसोर्सेज थे उनके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट की गई, तो ये लेबर क्राइसिस आ गई इस तरह की। फिर पांचवा प्रिंसिपल है कमोडिटीज जो लोकली प्रोड्यूस नहीं है वो मार्केट से रिमूव हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जब आप आत्मनिर्भर की बात कह रहे हैं तो आप सपोर्ट करने के लिए आप समझ रहे हैं कि आपको आउटसाइड कंपटीशन से बचाना पड़ेगा। तो जैसे गैट आया था तब आपने बोला था कि भाई हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग है, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम थोड़ा 10 सालों का गैप दो, 20 सालों का गैप दो, हम तुम्हारे कम्पीट करने लायक आ जाएं, तब हम तुमसे इम्पोर्ट भी करना शुरू कर देंगे, तब हम बराबर में पार्टनरी करेंगे। बट अभी आप देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ सिटीज तक ही है, गांव गांव में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इन लोगों को प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा। अब एक अगर आप बहुत सारे सीड्स एक साथ क्लटर कर देंगे या सीड्स को पानी एयर सफिशिएंट नहीं देंगे, तो आपके
बीज पौधे उगेंगे नहीं, तो इस तरह से तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि पहले उन सबको ग्रो करने दिया जाए, उसके बाद उनको कम्पीट करने के लिए दिया जाए। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ग्रो करने दिया जाए, फिर उनको कम्पीट करने दिया जाए। इसलिए लोकल पे ही ज़्यादा फोकस करना है और लोकल इंडस्ट्रीज को ही बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। तो मैं अपनी बातों को कंक्लूड करने के लिए कुछ ऐसी बात कहूँगा कि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इससे देश अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पिलर्स खड़ा करने की बातें हैं। जैसे आपके मकान में जितने ज़्यादा पिलर्स रहेंगे, आपका मकान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसी तरह से हम जितने ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक ज़रूरत सोशियो इकोनॉमिक ज़ोन्स बना सकते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, उतने ही हमारे इकोनॉमिक पिलर्स बनते जाएँगे। हमारे छोटे लूप में पैसा रोटेट करेगा, तो तेज़ी से लोगों के पास घूमेगा, लोगों की परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ेगी और गाँव से लोग इधर-उधर शहरों में जाने के लिए छोड़ देंगे, सुसाइड्स वगैरह रुक जाएँगे। हमारा सबका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास तो काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट होना था हो चुका है। अब रूरल एरिया पे ही फोकस करना है और रूरल एरिया पे फोकस करने के लिए अगर आप करंट तरीके से चलते हैं, तो ऑटोमेशन के दिन में रूरल एरियाज़ में आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको लोकल इंडस्ट्रीज़, डिसेंट्रलाइजेशन लोएस्ट लेवल तक पहुंचाना होगा, तभी आप रूरल एरियाज तक का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है क्राउड को समझने से, मुझे ये समझ में आया कि लव एंड कॉपरेशन इज फॉर ह्यूमंस। हम लोग प्यार और एक दूसरे के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एनिमल किंगडम तक था, वो हम अब उस श्रेणी से आगे निकल चुके हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।